हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, चैनल पे लगातार आपको टेस्ट सीरीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज और सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। तो जो भी ये टेस्ट सीरीज आ रही है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। खासकर जो आपका एग्जाम है अभी 26 नवंबर वाला, यूकेपीएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स इंस्पेक्टर का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आरओ के लिए दो टेस्ट सीरीज है जो कि जीएस वाली और उत्तराखंड जीके की है, वो आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं आपको रीजनिंग के भी क्लासेस आजकल दे रहा हूँ, तो रीजनिंग की क्लास आपके ग्रुप सी में 10 नंबर की रीजनिंग आती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपका आरओ में 50 नंबर का रीजनिंग का पोर्सन पूछा जाना है। बाकी देखिए, ये क्लासेस जो है उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए रामबाण तो हैं ही। जो अभी नया फॉर्म आया है यूके ट्रिपल एस सी का, जिसमें वीपीडीयू की भी पोस्ट है, नया ग्रेजुएट लेवल वाला, उसके लिए तीनों ही टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाली भी, यूके जीके वाली भी और साथ ही सामान्य अध्ययन वाली भी। तो इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को आप, टेस्ट सीरीजों को यूट्यूब पर आप फॉलो करते रहें। बाकी देखिए, आपका जो 26 नवंबर का एग्जाम है उसके लिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे कोर्स चल रहा है अभी। आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 20 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स हैं। और प्रत्येक जो 10 हिंदी की हैं, 10 इसमें जीएस की हैं। हिंदी के प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है और जीएस के प्रत्येक टेस्ट में आपका 200 क्वेश्चन है। एज पर जो यूके पीएससी का सिलेबस है, पैटर्न है, उसी के आधार पर प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, तो इसको एनरोल आप कर सकते हैं। बाकी चलिए, आज सेशन शुरू करेंगे। आज है उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 165। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया आपके सामने स्क्रीन पे, बताइए उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे में दर्ज किया गया है। यानी कि इनमें से कौन सा रोपवे है भाई जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। तो उत्तराखंड में ये कौन सा रोपवे है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब का जो रोपवे बन रहा है, ये सबसे ऊंचा हाइटी पे स्थित एक रज्जू मार्ग होगा। ठीक है, रोपवे को हिंदी में बोलते हैं रज्जू मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं कई बार, जैसे कि औली का रोपवे कब बना था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और अभी देखिए, गोविंद घाट हेमकुंड जब बनेगा तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा रज्जू मार्ग हो जाएगा। हाँ देखिए, बीच में एक खबर ये भी आई थी कि देहरादून से मसूरी के लिए भी इस प्रकार की योजना को लाया जाएगा। अब कब तक वो ग्राउंड लेवल पे आती है ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है। तो इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य गीत है गढ़वाल क्षेत्र का जो कि तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। देखिए, कुमाऊं में भी आपको इस तरह का एक नृत्य देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं छोलिया नृत्य। ठीक है, युद्ध कौशल का नृत्य है कुमाऊं क्षेत्र का छोलिया नृत्य। इसमें भी तलवार और ढाल लिए हुए होते हैं जो नर्तक होते हैं। और गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों ये जो नृत्य होता है इसको बोलते हैं सरौ नृत्य। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सरौ नृत्य। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा के निकट बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, अल्मोड़ा में ही जो हमारा बूटधारी सूर्य मंदिर है, और साथ ही एक चीज ध्यान रखेंगे, अल्मोड़ा में जो हमारा है आपका बड़ादित्य मंदिर। ठीक है, कटारमल जो मंदिर है ना उसी को बड़ादित्य मंदिर भी कहा जाता है। बड़ादित्य मतलब, बड़ा मतलब बड़ा विशाल है, दित्य मतलब आदित्य। ठीक है, ये संधि किया हुआ है बड़ा और आदित्य का, तो बड़ादित्य मंदिर भी इसी को कहा जाता है। तो ये बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो था कटारमल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। राजा कटारमल ने इसका निर्माण किया था, तभी इसको कटारमल सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में उत्तराखंड की किन बहनों ने लोक संस्कृति पर आधारित एक प्रस्तुति दी। तो देखिए, नई दिल्ली में भाई G20 समिट बहुत ज्यादा इस बार चर्चाओं में रहा। सफलतापूर्वक भारत ने इसका आयोजन किया और विश्व पटल पे अपनी छाप भी छोड़ी इंडिया ने। एंड इस समिट में उत्तराखंड की दो बहनों ने लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी और ये थी ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बदांगी बोली इनमें से कहाँ पर प्रचलित है। देखिए, जो उत्तराखंड की बोलियां हैं ना, ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आप देख लेना। कुमाऊं की जो बोलियां हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और गढ़वाल क्षेत्र की जो बोलियां हैं भाई वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करना एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम से पहले। आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है ना उत्तराखंड का, वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में देख लो, आर्ट एंड कल्चर से आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनते ही हैं। वो ग्रुप सी का एग्जाम हो या अभी यूके पीएससी जो हमारा
टीआई और अभी जो हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है उसमें भी सिलेबस में दिया है कि 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बदामी बोली की मैं बात करूँ तो ये बदामी जो बोली है ये पिंडर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, पिंडर के एरिया में बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था वो कब स्थापित हुआ था? देखिए यहाँ पे जेल की बात नहीं की जा रही, थाने की बात की जा रही है, पुलिस स्टेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। स्टेशन अलग होता है और जेल अलग होती है, ध्यान रखेंगे। तो जो हमारी पहली जेल थी वो अल्मोड़ा जेल थी, अल्मोड़ा में ही पहली जेल भी बनी थी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, अल्मोड़ा जेल। और अल्मोड़ा पुलिस थाने की मैं बात करूँ तो ये स्थापित होता है 1837 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1837, ठीक है। इसके बाद देखिए नैनीताल का थाना बनता है अगले 6 वर्षों में, तो 1843 में बनता है नैनीताल का थाना, ये भी पूछ सकता है कभी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए नैनीताल का थाना। और उसके बाद 1869-70 में बनता है रानीखेत वाला थाना, ठीक है, ये रानीखेत में भी बन जाता है थाना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट होते हैं, ब्रिटिश उत्तराखंड के फैक्ट हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भाई बार बार, इसलिए इनका आपको बिल्कुल इनको याद रखना चाहिए आपको कभी भी। उत्तराखंड में मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किसके लिए चलाया जाएगा? ठीक है, ये मैंने अभी हाल में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया था, उसमें करवाया था, जो आपको मैंने बंदी रक्षक के लिए 1-2 प्रैक्टिस सेट दिए थे। उत्तराखंड में जो मिशन लाल लोमड़ी है, रेड फॉक्स अभियान है, ये जंगली सुअर जो होता है दोस्तों उसके लिए है, ठीक है। तो जंगली सुअर जो होता है ना, ये आपको पता है खेती को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है उत्तराखंड में। अभी देखिए उत्तराखंड में बंदरों का आतंक है, तो बंदरों का बंदीकरण किया जा रहा है, यानी कि उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है ताकि प्रजनन क्षमता उनकी कम हो जाए, प्रजनन दर कम हो जाए। अब सुअरों पे तो ये पॉसिबल है नहीं, और सुअरों का शिकार जो है दोस्तों, आपको इतनी मात्रा में शिकार भी करना यहाँ पे मुश्किल है, और वैसे भी वन्य जीव के तहत देखा जाए तो सही भी नहीं है ये। तो इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, जो एक चेन चलती है ना, जो हमारा साइकिल होता है, खाद्य श्रृंखला की साइकिल जो हम बोलते हैं, उसी के तर्ज पे है ये। जो लाल लोमड़ी होती है, लाल लोमड़ी इन सुअरों के बच्चों को खा जाती है, इसको निवाला बना देती है अपना। तो सुअरों के जो बच्चे होते हैं लगभग एक बार में 10 से 12 15-20 बच्चे भी पैदा करता है सुअर, जंगली सुअर। तो सुअर के बच्चों को अगर लाल लोमड़ी खा जाएगी तो इनकी संख्या में कमी वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, जिससे जो काश्तकारों की खेती है उत्तराखंड में वो सेफ हो पाएगी। तो इसीलिए शुरू किया गया, ताकि लाल लोमड़ी को अब इसमें संरक्षण देना है, इसके तहत जो लाल लोमड़ी है इसकी संख्या में वृद्धि करना है, ताकि लाल लोमड़ी बढ़ेंगे तब जाके यहाँ पे तो अटैक करेंगे ना वो। तो इसीलिए ये मिशन लाल लोमड़ी शुरू किया गया है। अगला देखिए, किस वर्ष में रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था? उत्तराखंड में देखिए रेल डेवलपमेंट का थोड़ा आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, एक ब्रीफ हिस्ट्री। जैसे कि सबसे पहले रेल पहुंचते हैं 1884 में, कहाँ पे, काठगोदाम में। ऐसे ही देखिए देहरादून में रेल पहुंचती है 1900 में। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मुरादाबाद से रामनगर तक जो रेल पहुंची कब पहुंची, तो ये रामनगर रेल पहुंचती है भाई मुरादाबाद से 1907 में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 907 में, 1907 में। तो ये कुछ पॉइंट है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। उत्तराखंड में रेलवे के इतिहास से भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा। गेवाड़ क्षेत्र का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए गेवाड़ जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी, जो हमारी पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा का जो अल्मोड़ा वाला भूभाग है, वहाँ का पूरा रंगीलो गेवाड़ कहा जाता है, बैराट रंगीलो गेवाड़ क्षेत्र इसी को कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि चौखुटिया वाला एरिया है, मासी वाला एरिया है, तो गेवाड़ क्षेत्र आपका पड़ेगा अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे देखिए अल्मोड़ा वाली जो पश्चिमी रामगंगा है ना, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य सीमा बनाती है ये क्वेश्चन हमने इतिहास में भी पढ़ा है। गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं की जो सीमा थी, नेचुरल एक बाउंड्री थी, वो उन्होंने पश्चिमी रामगंगा को बनाया था। पश्चिमी रामगंगा उनकी एक नेचुरल बाउंड्री थी उस समय, ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा पे अल्मोड़ा में ही दोस्तों मौड़ मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का मौड़ मेला कहाँ पे आयोजित होता है, किस नदी पे? तो ये पश्चिमी रामगंगा पे। वैसे तो मौड़ मेला आपको पता है जौनसर बावर में लगता है, अलगाड़ नदी पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गेवाड़ क्षेत्र चौखुटिया वाला जो एरिया भाई वैसे भी फेमस है अल्मोड़ा जनपद में, आपने कई गाने भी सुने होंगे, ठीक है। चौखुटिया के पार्वती वाला एक गाना है बहुत फेमस है, वो भी आपने सुना होगा। तो गेवाड़ क्षेत्र को ही कहा जाता है रंगीलो गेवाड़। लठ भरवा भोज निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लठ भरवा एक रस्म होती है आपकी थारू जनजाति में, ठीक है, ऑप्शन सी, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ पर मनाया गया? तो देखिए गोरखाली समुदाय का एक फेमस बोल सकते हैं फेस्टिवल है हरितालिका तीज उत्सव, ठीक है, और ये मनाया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में, देहरादून में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में ये मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। खुमरी राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? देखिए, राजनीतिक संस्था खुमरी एक प्राचीन राजनीतिक संस्था थी जो कि जौनसारी में प्रचलित थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कई बार पुराने पेपरों में ये प्रश्न बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। जो पोर्शन है आपका जौनसारी समुदाय वाला, वहां से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे जौनसारी समुदाय से कुछ और क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे कि जौनसार में जौनसारी संगीत का जनक किसे कहा जाता है, राजनीतिक चेतना का जनक किसे कहा जाता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में बनते हैं। ये आपको मुखाग्री याद होनी चाहिए। मुखाग्री मतलब आपके मुंह में हमेशा ये शब्द, ये आंसर होने चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों का गलत होने का मतलब है आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसैक की बात हो रही है। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। देहरादून में ये आपको देखने को मिलेगा जब आप नाला पानी की तरफ जाते हैं देहरादून में, तो नाला पानी वाली रोड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बुगल चौराहा नामक घटना किस चंद शासक से संबंधित है? तो बुगल चौराहा एक घटना हो गई थी ना चंपावत में। ठीक है, बुगल चौराहा, तो वहां पे क्या किया गया था लोकल्स के द्वारा? ठीक है, बूढ़े को ही लटका दिया गया चौराहे पे। तो ये घटना हुई थी सोमचंद के टाइम पीरियड पे। इसके बाद ही तो सोमचंद जो वहाँ की लोकल जातियां थी उनको तवज्जो देता है ना। जो वहाँ की 5 प्रमुख जातियां थी चंपावत की, तो ये हमने सोमचंद चंद्रवंश के इतिहास में पढ़ा है। तो सोमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोमचंद ने चाराल भी बनाए थे। ठीक है, 4 किले भी थे इसके, चाराल, ये भी इसी से संबंधित है। सोमचंद ने ही राजबुंगा का किला बनाया था काली कुमाऊं में, राजबुंगा। कभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंद शासक जो आए थे ना, स्पेशली चंद शासक जो थे वो कहाँ से आए थे? तो ये आए थे प्रयागराज के निकट से। ठीक है, प्रयागराज यानी कि आपका इलाहाबाद से, वहां से के निकट से आए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन से गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है? ठीक है, तो बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सा गांव बना है भाई, बताइए। तो वह बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित हुआ है उत्तराखंड का सरमोली गांव। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सरमोली गांव को एक खिताब मिला। और सरमोली गांव किस जनपद में है? तो ये आपका सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ से अभी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि पिथौरागढ़ में हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने दौरा किया था और उन्होंने किस क्षेत्र की यात्रा की? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो सबसे दुर्गम पड़ाव आता है धारचूला से ऊपर वाला दोस्तों, गुंजी गर्व्यांग वाला, तो वहां पर ये गए थे दोस्तों आदि कैलाश में। ठीक है, आदि कैलाश के इन्होंने दर्शन किए, या छोटा कैलाश भी बोलते हैं इसको। आदि कैलाश के ओम पर्वत के दर्शन किए थे इन्होंने। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फांसी का गधेरा किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, जब उत्तराखंड में 1857 की क्रांति हुई थी, हालांकि उतनी यहाँ पे पनप नहीं पाई है क्रांति, क्योंकि समाचार का आदान प्रदान नहीं हो पाया था उसमें। कम्युनिकेशन भी इतना नहीं था, और रेडियो तो उसमें बहुत ही अमीर आदमी के पास होता था, रेडियो वगैरह। ठीक है, तो खबर वगैरह भी नहीं पहुंच पाई, ना तार था ना टेलीग्राम था। और बाकी जो बाउंड्रीज थी उनको लॉक कर दिया गया था हेनरी रैमजे के द्वारा। तो भाई लोगों को यहाँ पता नहीं चला, जिन लोगों को पता भी चला उन लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उन्होंने उनको पकड़ के नैनीताल में एक गधेरा है वहां पे हैंग कर दिया उन्होंने। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्रांतिकारी पकड़ा जाता था उसको नैनीताल में जाके लटका देते थे ब्रिटिशर्स। तो उस गधेरे का नाम पड़ गया फांसी का गधेरा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल। इसके अलावा चांदमारी भी से भी मारा गया, बहुत से जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको चांदमारी की सजा दी गई। चांदमारी, चांदमारी में क्या होता था, बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती थी यार। इसमें क्या करते थे, जो क्रांतिकारी पकड़े जाते थे ना, उनको किसी ऐसे स्थान पे लिया जाता था जहां भयंकर खाई होती थी, नदी के किनारे वाले एरिया। ऊपर से नदी के किनारे फेंक देते थे, मतलब खाई में। बहुत से लोग तो इसमें बच भी जाते थे, बहुत से लोग इसमें लहूलुहान हो जाते थे। बहुत से लोगों को अपने हाथ पैर गंवाने पड़ते थे, और मोस्टली लोग तो मर ही जाते थे। गहरी खाइयों में धकेल दिया जाता था, चांदमारी से भी और फांसी से भी। 2 मेथड से यहाँ पे विद्रोह को कुचला था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, हालांकि उतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं, केवल हल्द्वानी में इम्पैक्ट ज्यादा रहा था और देहरादून में रहा था। गढ़वाल कुमाऊं का जो पर्वतीय भूभाग है इससे अछूता रहा था, इसीलिए हेनरी रैमजी की काफी प्रशंसा भी हुई थी इस टाइम पीरियड में। हाल में ही गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार दिया गया है गोपाल दत्त उप्रेती जी को, और इनको ये अवार्ड दिया गया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी। सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक की प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन भी एवरग्रीन क्वेश्चन है और हमेशा बनता है एग्जाम में।
सबसे ज्यादा जो मुद्राएं मिली है भाई, ये मिली है किसकी? अमोघ भूति की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अमोघ भूति ही सबसे ज्यादा कुलिंद वंश का प्रतापी शासक था या शक्तिशाली शासक था, ये भी पॉइंट बनता है। सबसे मजबूत शासक यही था और इसी के सबसे ज्यादा मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य की पहली धार्मिक फीचर फिल्म कौन सी है? तो भाई उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म बन रही है धारी देवी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारी देवी टेम्पल जो है, धारी देवी मंदिर है श्रीनगर में, अलकनंदा के बिल्कुल मध्य में। आपने देखा होगा कितना खूबसूरत नज़ारा है, माता रानी का वो मंदिर देख के एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है शरीर में। तो धारी देवी का मंदिर है श्रीनगर के, श्रीनगर में। और ये किस नदी में है, कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो अलकनंदा के बीचों बीच ये मंदिर है और इसी पे अब एक फीचर फिल्म बन रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी वो किस कारण से हुई थी, कौन इसका रीजन था, ये बताना है आपने। तो नायक जाति की उत्पत्ति का कारण बताइए कौन था इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण था आपका चंद सैनिक। ठीक है, ऑप्शन है अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चंद सैनिकों की वजह से नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, बहुत बार मैं ये कहानी बता चुका हूँ आपको। और ये कहानी भाई शुरू होती है 12 वर्षीय युद्ध से। ठीक है, इसका पहला जो रीजन था कहानी की शुरुआत, देखिए ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चंद राजा थे मांडलिक। मांडलिक का मतलब चंद राजा डोटी राज्य के अधीन थे, वो डोटी को टैक्स देते थे। उसके बाद जब भारती चंद राजा बन के आता है चंद वंश का, तो भारती चंद डोटी के राजा को बोलता है, भैया अपन तो टैक्स नहीं देगा तेरे को, अब कुछ भी कर ले, या तो मेरे साथ युद्ध कर। तो फिर भाई डोटी अभियान होता है, डोटी युद्ध होता है। ये डोटी युद्ध में भारती चंद को 12 साल लग जाते हैं, यानी कि 12 साल तक कंटिन्यू घुसपैठ चलते रहती है वहां पे दोनों के बीच में, डोटी के सेना में भी और भारती चंद की सेना में भी। अब जो भारती चंद की सेना थी डोटी क्षेत्र में गई हुई, तो डोटी की जो लोकल महिलाएं थी, तो डोटी की लोकल महिलाओं से क्या हुआ, जो महिलाएं थी उनसे भारती चंद के सैनिकों के शारीरिक संबंध बन गए। और ये महिलाएं अविवाहित थी, तो इसके इनसे जो औलादे उत्पन्न हुई, क्योंकि सैनिक तो फिर वापस आ गए। ठीक है, अब जो सैनिक वापस आ गए भारती चंद के, वो तो कुमाऊं में आ गए होंगे, लेकिन इनसे जो औलादे पैदा हुई तो वो जो जाति हुई, इसी को नायक जाति बोला गया। नायक जाति ये थी, यानी कि इनके पता ही नहीं था वो किसकी मतलब कौन किसकी संतान है, पता नहीं चल पाता था। क्योंकि देखिए आप समझ रहे हैं सिनेरियो में क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके की घटना हुई थी। तो ये जो नई जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई इस 12 वर्षीय युद्ध में, इसी को नायक जाति बोला गया। अब नायक जाति का भी इतिहास है। फिर जैसे ही दोस्तों हमारा 20वीं सदी का उत्तरार्ध आता है, तो वहां पर नायक जाति की जो लड़कियां थी, नायक जाति को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। तो नायक जाति की लड़कियों को जबरन प्रोस्टिट्यूशन के काम में डाला जाता था, जिसको देखते हुए कुमाऊं के कुछ संभाव्य व्यक्ति थे, जैसे कि बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत। इन सभी ने नायक बालिका रक्षा कानून के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए। ठीक है, तो नायक जो हमारा बालिका है उनके लिए रक्षा कानून आता है। फाइनली इस पे यहाँ पे एक बैन लगता है 1929 में, ये कानून पारित हो जाता है, नायक बालिका रक्षा कानून। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पूरा इतिहास है। अब देखिए इतिहास बहुत लंबा चौड़ा होता है, और इतिहास को अगर आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे एप्लीकेशन पे जो उत्तराखंड जीके का स्पेशल कोर्स है उसको आप लीजिए। 999 का वो कोर्स है भाई, कंप्लीट उत्तराखंड है, उसमें इतिहास वगैरह सब क्लियर करा है। ये सभी बातें वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आपको लेना चाहिए एक बार कोर्स, क्योंकि आपको उत्तराखंड एकदम क्लियर करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा उत्तराखंड जीके। और हिंदी का कोर्स जो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे है, ठीक है, आप सभी को एक बार देखना चाहिए वो। देखिए जो नॉमिनल फीस है उसमें 999 की फीस का मतलब आप समझ रहे हो, दोनों कोर्सों का हुआ है। और कॉम्बो कोर्स लेते हो तो 1500 रुपये का कॉम्बो हिंदी और उत्तराखंड का है। फायदा आप ही का है, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो 1 महीने की फीस है हिंदी और उत्तराखंड की, और आपका जो कोर्स होता है लगभग 7 से 8 महीने में पूरा करवाते हैं इंस्टीट्यूट वाले। तो लगा लीजिए उत्तराखंड और हिंदी अगर आप कंप्लीट करते हैं 8 महीने जाके 1500 के हिसाब से, तो 12,000 रुपये फीस आती है आपकी, और उतना समय अलग लगेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन से कोर्स लेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी तो अच्छा होगा आपका, जल्दी से जल्दी आप कोर्स अपना समाप्त करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टॉपिक देख सकते हैं दिन भर में। बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ पर आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, अपने घर के आसपास भी स्वच्छता का ध्यान रखें, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है। अगर आप फिट रहेंगे और जगह दिन भर पढ़ाई ना करें, कुछ लोग दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, वो बहुत बेकार है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम बिल्कुल व्यायाम जरूर करें, कम से कम एक एक घंटा तो दीजिए आप। और जॉब वाले जो है भाई वो भी कम से कम आधा 1 घंटा सुबह दो आप, वॉकिंग करो, रनिंग करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, योगा करो।
बट मेडिटेशन एंड योगा एंड व्यायाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो वहाँ पे अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, सेशन समाप्त करता हूँ। किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।